क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर हामिद प्लान्स टू इन्वेस्ट इक्वल एनुअल अमाउंट्स इन अ बैंक फॉर 5 years। पीछे बात नहीं करना यार। स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January 2011 in order to have the following amounts available with him। यानी कि मिस्टर हामिद इक्वल एनुअल अमाउंट्स यानी कि हर साल सेम अमाउंट जमा करेगा बैंक में 5 सालों के लिए 1 जनवरी 2011 से। क्यों करेगा? इन ऑर्डर टू हैव दी फॉलोइंग अमाउंट्स, इसलिए करेगा ताकि इसकी नीचे दी गई जरूरियात पूरी हो जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार इसने जो पैसे जमा कराए होंगे वो 1 जनवरी 2011 वाले दिन कराए होंगे। 1 जनवरी 2011 वाले दिन इसने पहली बार पैसे जमा करे होंगे और लेट से वो ₹R होंगे। इसी तरह से फिर उसने 1 जनवरी 2012 वाले दिन R, 1 जनवरी 13 वाले दिन R और 1 जनवरी 14 वाले दिन R और 1 जनवरी 15 वाले दिन भी R। बेटा पीछे बातें नहीं करो काइंडली, रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, वो ख़राब हो जाती है पूरी। 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2015 हर बार इसने ₹R जमा करवाए, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि इक्वल अमाउंट करवाता है यानी कि हर साल बराबर है, और एनुअल अमाउंट करवाता है यानी कि हर साल करवाता है, 5 सालों के लिए करवाता है। स्टार्ट करता है जमा करना 1 जनवरी 2011 से, तो 1 जनवरी 11, पहली, फिर 12, 13, 14, 15, इस तरह से वो 5 बार पैसे जमा करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि ये ज़रूरियात पूरी हो जाएं। इन ऑर्डर टू हैव दी फॉलोइंग अमाउंट्स अवेलेबल विद हिम, ₹1 million फॉर द मैरिज ऑफ हिज डॉटर ऑन 1 जनवरी 2018। यानी कि पहली जो इसकी ज़रूरत है वो इसके पास 1 जनवरी 16 को कुछ नहीं चाहिए, 1 जनवरी 17 भी छोड़ दो, 1 जनवरी 18 पहली इसकी ज़रूरत है ₹1 million की, वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ लिखूँ इसका मतलब इसके पास से ये चीज़ जा रही है, ये पैसे जा रहे हैं या इसको इन पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या चाहिए इसको? एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ ए सन कंसिस्टिंग ऑफ 4 एनुअल पेमेंट्स। एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए 4 बार 4 एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹240,000, 2,40,000 की, कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2019। 4 बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 2,40,000 रुपए चाहिए 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट करकर। यानी को 1 जनवरी 19 वाले दिन 2,40,000 रुपए की ज़रूरत है, एक चीज़। 1 जनवरी 20 वाले दिन 2,40,000 रुपए की ज़रूरत है, दूसरी चीज़। इसी तरह से 1 जनवरी 21 वाले दिन 2,40,000 रुपए की ज़रूरत है, और इसी तरह से 1 जनवरी 2022 वाले दिन भी 2,40,000 रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। फिर सवाल में लिखा हुआ है इफ द बैंक एग्रीज टू पे इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अगर बैंक जो है वो 10% कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डिपॉजिट विच ही वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। तो आप ये बताओ कि इसको जो है ना वो कितने पैसे जो है ना वो हर बार डिपॉजिट करने होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक ये वो पैसे हैं जो ये बंदा डिपॉजिट कर रहा है, और यहां से लेकर यहां तक वो पैसा है जो इस बंदे की रिक्वायर्ड अमाउंट है, या पेमेंट्स हैं या ज़रूरियात हैं या रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं। तो हमने इस तरह के सवालों के बारे में हमने पढ़ा है कि हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो है
स्पॉट, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। हम फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2016 को स्पॉट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 1 जनवरी 2016 को स्पॉट ले लेते हैं। तो इसका मतलब किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर हम 1 जनवरी 2016 को स्पॉट लेते हैं तो सारी चीज़ें 2016 के हिसाब से एक दूसरे के बराबर होंगी, और अगर एक दूसरे के बराबर होंगी तो हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं R इज इक्वल्स टू डी, रिक्वायर्ड अमाउंट्स इज इक्वल्स टू डिपॉजिटेड अमाउंट्स, है ना। अच्छा, अगर मैं 1 जनवरी 2016 को स्पॉट बनाता हूँ और पहले रिक्वायर्ड अमाउंट की बात करते हैं, बोलो। देखो स्पॉट क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, और वो क्या बोलता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होंगी। 17 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं। हाँ नहीं है, मैंने कब कहा, इसीलिए तो मैंने एंड में क्या लिखवाया था, स्पॉट क्या है, सिर्फ और सिर्फ, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। इससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो मैंने कब बोला है इस साल के अंदर वो जमा कर रहा है पैसे, इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, जिससे पैसे जमा कर रहे होंगे उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको। तो एक मिनट ना यार, उसको बात तो करने दे। हाँ, 2016 में पैसे जमा नहीं करेगा, 2016 में पैसे जमा नहीं करेगा, 2016 में पैसे जमा नहीं करेगा। क्या मैंने अपनी डायग्राम पे कहीं पर R 2016 पर डाला है? डाला है? बैंक पे तो रहेंगे ना, जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा वो पैसे उसके बैंक पे तो रहेंगे ना, और जब उसके बैंक पे रहेंगे तो बैंक उसको उस अमाउंट पर तो इंटरेस्ट देगा ना। ठीक है, अब बोलो तुम। हाँ, हमने पढ़ा है ना, किसी भी, कौन से वाले सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर ही होंगी। अगर आप 16 नहीं 17 लो, 17 नहीं 18 लो, अभी मैं सवाल को डिटेल में करूंगा, तो आप ये देखोगे कि किसी भी, कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हो ना, सारी रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। पहले हम 16 को स्पॉट ले लेते हैं। देखो अगर हम 16 को स्पॉट लेते हैं, पहले बार मैं सवाल कर रहा हूं ना, मैं 16 को स्पॉट लेता हूं, 1 जनवरी 2016 को स्पॉट लेता हूं। अब देखो रिक्वायर्ड अमाउंट में 1 मिलियन रुपए इसको कब चाहिए, 2018 पर ना, इसको 16 पे लेकर आने, यानी कि कितने सालों की डिस्काउंटिंग, 2 सालों की। तो मैं 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2 डाल देता हूं। हाँ, होगा 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 होगा, वो भी अप्लाई करेंगे, वो भी हम अप्लाई कर लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है ना, इस सवाल में सारी चीजें आ जाएंगी एक एक कर कर। 2018 वाले 1 मिलियन 2016 पे लेकर आए, यानी कि 2 साल की डिस्काउंटिंग। 2019 पर जो 2,40,000 है उसको 16 पे लेकर आने, तो कितने सालों की डिस्काउंटिंग होगी, 3। 2,40,000 जो 2020 पर है उसको डिस्काउंटिंग करने होगा 16 पे लेकर आके, तो 4 साल पीछे लेकर आना। 21 वाले 2,40,000 अगर 16 पे लेकर आने तो 5 साल, और 22 वाले 2,40,000 अगर 16 पे लेकर आने तो 6 साल। तो मैं 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3, 19 वाले 16 पे लेकर आया, है ना, तो 3 पावर आई। फिर 2020 पे जो 2,40,000 थे, 2020 पे जो 2,40,000 थे, वो 2020 पे जो 2,40,000 थे उसको मैंने डिस्काउंट किया 1 + 10% पावर 4 से। इसके बाद 2021 पर जो 2,40,000 रुपए थे, इसको हमने डिस्काउंट किया यूजिंग 1 + 10% पावर 5। इसके बाद 2022 वाले जो 2,40,000 है, 2,40,000 जो 2022 पर है, उसको हमने डिस्काउंट किया 1 + 10% पावर 6 से। तो मुझे बताओ, अगर मैंने 1 जनवरी 2016 को स्पॉट बनाया है
तो जितनी भी मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट्स है उनकी साल 2016 की वैल्यू कितनी बनती है, इन सबको ऐड करो। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ जितनी भी मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं, मेरी ज़रूरियात हैं, जो मुझे अमाउंट्स रिक्वायर्ड थी, उनको 2016 पे लेकर आया हूं, और इसका टोटल बता दो मुझे कितना बनता है। जल्दी करो यार। 1455 को इसको चेक भी कर लो। देखो जितनी भी मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट थी, चाहे वो 18 पे थी, 19 पे थी, 20 पे थी, 21 पे थी, 22 पे थी, सबको मैं 2016 पे ले आया। जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो उसकी अगर 2016 की साल 2016 की वर्थ देखता हूं तो वो 1455,180 बन रही है। हमें स्पॉट क्या बोलता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होंगी। ये सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स आ गई 2016 पर। अब सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स की बात करते हैं। पहला डिपॉजिट आपने कब किया था? 1 जनवरी 2011 को। 11 वाले अमाउंट को 16 पे लेकर आना हो, कितने साल आगे लेकर आना है? 1 2 3 4 5। तो हम लिखते हैं R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 5। उसके बाद 2012 वाला जो R है वो अगर 16 पर आएगा तो कितने साल आगे आएगा? R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 4। इसके बाद 2013 वाला जो R है वो 16 पर आएगा तो कितने साल आगे आएगा? 3 साल। तो R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। उसके बाद 2014 वाला R जो है वो 16 पर आएगा तो R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। और उसके बाद फिर 2015 वाला R अगर 2016 पर आएगा तो R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। बताओ कितना बनता है? हाँ मेरे ख्याल में यही आंसर है। बताओ भाई जल्दी से। 1 प्लस 10% पावर 5 प्लस 1 प्लस 10% पावर 4 प्लस 1 प्लस 10% पावर 3 प्लस 1 प्लस 10% पावर 2 प्लस 1 प्लस 10% पावर 1। या फाइनल आंसर नहीं बताओ, ये बताओ पहले ये बताओ ना नीचे वाली चीज कितनी आ रही है बताओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है यार। 40 बच्चों से बात करनी है, तुझसे थोड़ी बात करनी है अकेले। मैं तेरे घर आऊंगा फिर बात करेंगे। R को कॉमन अगर ले लेते हैं, अगर हम R को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ रहा है 6.71561 6.71561 R। ये जितनी भी मेरी डिपॉजिटेड अमाउंट्स थी उनकी 1 जनवरी 2016 की वैल्यू आ गई। देखो R को कॉमन ले लो और सबको ऐड कर दो। 1 प्लस 10% पावर 5 प्लस 1 प्लस 10% पावर 4 प्लस 1 प्लस 10% पावर 3। तो ये 6.71561 R बनेगा। अब हमें ये पता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर हम R कैलकुलेट करेंगे तो बताओ कितना आता है? 216686। ठीक है। देखो तसल्ली से हम इस सवाल के साथ बार बार बहुत सारी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीख लिया कि अगर हम 2016 को स्पॉट बनाते हैं तो मेरा R 216686 आ रहा है। ये क्लियर है? ये पहली बात हमारे सामने आई ना। हमने कौन सा साल स्पॉट बनाया? 2016। अब क्या सर हम किसी और साल को स्पॉट बनाते तो भी आंसर सेम आता? यस आ जाता। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब कोई और, खिजर तुम बताओ कोई और साल बताओ। 2012। चलो 2012 को हम स्पॉट बनाते हैं। अब हम स्पॉट क्या बना रहे हैं? नया स्पॉट क्या है हमारा? नया स्पॉट है हमारा 1 जनवरी 2012। ठीक है। अच्छा डायग्राम अगर मैं दोबारा से बना दूं
डायग्राम अगर मैं दोबारा से बना दूं तो इस बंदे को, यार काइंडली आपस में बातें ना करो प्लीज। डायग्राम अगर दोबारा से बनाओ ना तो 1 जनवरी 2011 वाले दिन इसने कुछ पैसे जमा करवाए, फिर 1 जनवरी 2012 वाले दिन कुछ पैसे जमा करवाए, फिर 1 जनवरी 2013 वाले दिन कुछ पैसे जमा करवाए, फिर 1 जनवरी 2014 वाले दिन कुछ पैसे जमा करवाए, फिर 1 जनवरी 2015 वाले दिन कुछ पैसे जमा करवाए, फिर 1 जनवरी 2016 को क्या था, कुछ भी नहीं। 1 जनवरी 2017 को क्या था, कुछ भी नहीं। फिर इसकी पहली जरूरत थी 1 जनवरी 2018 वाले दिन कितने की, 1 मिलियन की। फिर 1 जनवरी 2019 वाले दिन इसको जरूरत थी कितनी, 2,40,000 की। उसके बाद फिर 1 जनवरी 2020 वाले दिन जो जरूरत थी वो कितनी थी, 2,40,000 की। उसके बाद फिर 1 जनवरी 2021 वाले दिन जरूरत थी कितने की, 2,40,000 की। और 1 जनवरी 2022 वाले दिन जरूरत थी कितनी, 2,40,000 की। पहले हमने ये सवाल सॉल्व किया 2016 को स्पॉट बनाकर, अब हम 2012 को स्पॉट बनाते हैं। अगर हम 2012 को स्पॉट बनाएंगे तो किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट एक दूसरे के बराबर होती हैं। और ये क्या है, नहीं यार, सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। सही है ना। अगर 2012 को स्पॉट बनाते हैं, ये 1 मिलियन है, 18 से 12 पे लेकर आना है, कितने साल पीछे लेकर आना है, 6 साल। तो मैं लिख देता हूं 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 6। अच्छा, फिर 2,40,000 जो 2019 वाले हैं वो 12 पर आएंगे, तो क्या होगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर बताओ 7। उसके बाद फिर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 8। उसके बाद 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 9। उसके बाद 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 10। बताओ कितना आता है ये, जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं उनकी 2012 की वैल्यू कितनी बनती है। नाइन 3907 पॉइंट छोड़ दो, बाद में छोड़ दो, राउंडिंग ऑफ का मसला होगा। सही है, ये क्लियर है। ये क्या है, ये सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं किस दिन, 1 जनवरी 12। अच्छा, अब हम देखते हैं डिपॉजिट्स। अब देखो, क्योंकि हम 2012 को स्पॉट बना रहे हैं तो ये जो पहला वाला आर है 2012 पे लेकर आना होगा, कितने साल आगे लेकर आना है, 1 साल। तो आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। अच्छा, जो 1 जनवरी 2012 पर आ रहे हैं वो ना आगे लेकर जाना है ना पीछे लेकर जाना है, ना कंपाउंडिंग ना डिस्काउंटिंग, तो आर रहने दो। अच्छा, 2013 पर जो पहला आर है वो 1 साल पीछे आएगा, 13 से 12 ना, आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। फिर 14 वाला आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। फिर 15 वाला आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। बताओ ये कितना बनता है, आर कॉमन ले लेना, तो 1 प्लस 10% प्लस 1 ओवर 1.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3, 3.586। और यार ये क्या है, ये डिपॉजिटेड अमाउंट्स है 1 जनवरी 2012 की सारी। अब दोनों को इक्वेट करो, यानी कि 3.586 आर इज इक्वल्स टू 993907। आर कितना आता है, 4 पॉइंट, दिखाओ यार, कैलकुलेटर दो। हाँ, 1.1 प्लस 1 ओवर 1.1 प्लस 1 ओवर
1.1 की पावर 2 फिर +1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3। यार ये 4.586 आएगा ना, 4.586। देखो जो आर अकेला है उसका मतलब 1 आर है ना वो, ठीक है। 993907 डिवाइडेड बाई आ गया 2166, 2 4 5 रुपए 10 रुपए। देखो पहली बात हमने यहां पर इस सवाल में ये सीख ली कि कोई भी स्पॉट बनाते हैं तो आंसर सेम आता है। पहली ये कंफ्यूजन होती है कि सर क्या हम कोई और स्पॉट बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा या नहीं, अगर हम कोई और स्पॉट बनाएंगे तो क्या आंसर सेम आएगा या नहीं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि हम कोई भी स्पॉट बना लेंगे, हम कोई भी स्पॉट बना लेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। दूसरी कंफ्यूजन, क्या यह आंसर सही है या नहीं, मतलब निकाल तो लिया लेकिन हम कैसे आप पे भरोसा करें, आप हमारे रिश्तेदार नहीं हो, कैसे भरोसा करें कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है इतने पैसे ये बंदा हर साल 5 साल तक जमा करेगा तो इसकी वो वाली ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। तो इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, मूवमेंट बनाकर ना, कैलकुलेटर दो। देखो सुनो जरा गौर से सुनो, हमारे आंसर, हाँ बोलो, नहीं यार सेम तो आ रहा है, कितने रुपए है, कितने रुपए का फर्क है, कितने रुपए का फर्क है, 50 रुपए का है ना, आगे जाकर मिलियंस का फर्क आएगा। जब ऑडिट फर्म्स में जाओगे तो हम लोग जब ऑडिट करते थे अगर 10-15 मिलियन का फर्क होता था तो हम उसको बीएमआई करते थे। बीएमआई का मतलब बीइंग माइनर इग्नोर्ड। तो वो मटीरियलिटी बाद में तुम सीखोगे, ये कोई एरर थोड़ी होता है, 4-5% का एरर जो होता है वो एरर ही नहीं होता है। तो ये 50 रुपये तो कुछ भी नहीं है, 50 रुपये तो कुछ भी नहीं है, सही है। टोटल का कितना परसेंट है 50 रुपये, हाँ वो भी नहीं डाले। और दूसरी बात ये टोटल के आगे जो फर्क आ रहा है वो डेसिमल की वजह से ही है। एनीवे चलो यार आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे आंसर के हिसाब से, हमारे आंसर के हिसाब से ये बंदा 1 जनवरी 2011 वाले दिन कितने पैसे जमा करेगा, 1 जनवरी 2011 वाले दिन बैंक में कितने पैसे जमा करेगा, 216686। गौर से सुनना, एक ही बार करूंगा वर्किंग क्योंकि 12 साल की वर्किंग है। अब 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 के बीच में बैंक इसको इंटरेस्ट देगा और इसका 10% देगा, यानी कि 2166 तो 9 कर देते हैं, है ना। और फिर 1 जनवरी 2012 वाले दिन क्या हुआ, वापस से इसने कितने जमा करे, 216686। बात समझ में आ रही है। 1 जनवरी 2011 को जो पैसे जमा करे, फिर 11 से 12 के बीच का इंटरेस्ट, फिर 12 पे जो पैसे जमा करे, कितने बन गए ये, 216686 प्लस 21669 प्लस 216686, ये बनता है 455041। अब 1 जनवरी 2012 पर हैं हम। 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 के बीच मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा था उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 45504। और फिर 1 जनवरी 2013 वाले दिन इस बंदे ने बैंक में पैसे जमा करवाए 2166686। तो 1 जनवरी 2013 वाले दिन बैंक बैलेंस कितना हो गया, 717231। अब 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 के बीच एक साल का इंटरेस्ट 71723, और 1 जनवरी 2014 वाले दिन इससे बैंक में जमा करवाए 216686। कितने पैसे बन गए, 1005640। फिर 1 जनवरी 2014 से 15 के बीच में इस पे 10% इंटरेस्ट मिला, यानी कि 100564। फिर 1 जनवरी 2015 पर इसने बैंक में 216686 पैसे जमा करवाए, 1322890।
फिर 1 जनवरी 2015 से 16, एक साल का इंटरेस्ट 132289, कितना बना 1455179। फिर 16 से 17 साल वाला 10% का इंटरेस्ट 14551 कर देते हैं ना, 7.9 आता, कितना बना 1600697, ऐसा है। फिर ये कहां से कहां का इंटरेस्ट था, 15 का अमाउंट, ये 15 से 16, 16 से 17, अब 17 से 18 का इंटरेस्ट मिलेगा, 17 से 18 का इंटरेस्ट होगा 10%, यानी कि 1600697 को 70 कर लेते हैं, और इसने बैंक से 1 मिलियन रुपए निकाल लिए 1 जनवरी 2018 को, निकाल भी लिए ना, विड्रॉ भी किए पैसे, तो कितना बना 760767, यहां तक 7 हो। ये हम कहां पर पहुंचे 1 जनवरी 2018, यहां पर मैं अमाउंट लिख देता हूं, 1 जनवरी 2018 पर 760767 तक पहुंच गए, और आगे क्या होगा 18 से 19 का इंटरेस्ट, यानी कि 76077, और 19 पे 2,40,000 निकाल लिए, बचे कितने 596,844। उसके बाद वापस से 1 साल का इंटरेस्ट, यानी कि 596,844, और 2,40,000 रुपए निकाल लिए, कितने बचे 416,528। उसके बाद फिर वापस से 10% का इंटरेस्ट, यानी कि 416,533, और 2,40 निकाल लिए, कितने बचे 218,181 या 0 तकरीबन। इसके बाद इस पे 10% का इंटरेस्ट और 2,40,000 निकालिए, क्या 0 या 0 के करीब करीब आंसर आता है, -1 आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमने राउंडिंग ऑफ करी होगी। लेकिन ये मूवमेंट बनाकर ये बात प्रूव हो गई कि वाकई में स्पॉट का मेथड सही आंसर देता है, यानी कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट एक दूसरे के बराबर होती है। ये क्या है, सवाल सॉल्व करने का तरीका, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, सही है ना। देखो सवाल अगर सॉल्व करने का ये सही तरीका नहीं होता तो 0 से मैच नहीं करता ना। 0 से मैच करने का मतलब क्या है कि भाई जो इसने पैसे जमा करे थे वो इसके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सफिशिएंट थे, ऐसा ही है ना। हाँ भाई, कोई मसला, किसी को कोई मसला, किसी को कोई भी मसला है तो बता दो, ठीक है। अभी भी यही सवाल हमें करना है अगले आधे पौने घंटे, ये पक्का। कोई मसला, पक्का। सुनो जरा, आप वापस से इसी सवाल पर आते हैं। हाँ PDF कर दूंगा। सुनो जरा, गौर से सुनो। अब देखो, इस बंदे ने 1 जनवरी 2011 वाले दिन कितने पैसे जमा करे, आर, सवाल में ये आर अननोन था ना। फिर 1 जनवरी 2012 वाले दिन कितने पैसे जमा करे, फिर 13, 14 पे 15, 16, 17, 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स और डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्पॉट क्या है,
सवाल सॉल्व करने का तरीका, और क्या है, और कुछ नहीं। अब हम वापस से स्पॉट बना देते हैं साल 2016 को। अभी तो बनाया था। अब हमने जब पहले 2016 को स्पॉट बनाया था ना, तो हमने कोई भी एनवीटी का फॉर्मूला यूज नहीं किया था। अब हम एनवीटी का फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं। एनवीटी का फॉर्मूला कैसे यूज होगा, सुनना जरा गौर से। देखो, जब हमने 2016 को स्पॉट बनाया था, या अभी बनाते हैं, देखो ये 240 240 240 240, कितनी बार 240 है, कितनी दफा 240 है, कितनी दफा 240 है, 4 दफा। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू में पी की वैल्यू पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आती है, हाँ या नहीं। ऑर्डिनरी एनवीटी देखो जरा अपने रजिस्टर्स में, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का डायग्राम और फॉर्मूला देखो। ऑर्डिनरी एनवीटी के केस में, ऑर्डिनरी एनवीटी के केस में, ऑर्डिनरी एनवीटी के केस में, ऑर्डिनरी एनवीटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आती है। देखो जरा इधर गौर से, अगर लेट से ईयर 0 लिखा है, ईयर 1 लिखा है, ईयर 2 लिखा है और ईयर 3 लिखा है, ये मैंने आपको ऑर्डिनरी एनवीटी का डायग्राम सिखाया था कि अगर ईयर 0 से 1 टाइम पीरियड हो फिर आर हो, 1 से 2 टाइम पीरियड हो फिर आर हो, 2 से 3 टाइम पीरियड हो फिर आर हो। और अगर आप इस पे ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो ये सारे के सारे 1 2 3 वाले आर कहां आ जाएंगे, 0 पर आ जाएंगे। मैं वापस से अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर ईयर 1 पर आर, ईयर 2 पर आर, ईयर 3 पर आर हो, और अगर मैं पी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ईयर 1 2 3 वाला आर ईयर 0 पर आ जाएगा, यानी कि पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आ जाएगा। ये बात समझ में आती है। और ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई, यही फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लेट से 10% का रेट है ना हमारे सवाल में, देखो ये पहला आर है, ये दूसरा आर है, ये तीसरा आर है, ये चौथा आर है। पहला आ रहा है 1 जनवरी 2019, दूसरा आ रहा है 1 जनवरी 2020, तीसरा आ रहा है 1 जनवरी 2021 और चौथा आ रहा है 1 जनवरी 2022। पहला आर कहाँ है, 1 जनवरी 2019, उससे एक टाइम पीरियड पहले क्या आता है, 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2019, 20, 21, 22 पर 240 240 240 240 हैं, 240 240 240 240, यानी कि सेम अमाउंट है। अगर मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाता हूं, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10%, मुझे इसका आंसर बताओ कितना आता है। और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10%। अपने सारे सवाल अपने दिल में रखो 5 मिनट तक, ठीक है। मुझे एक बार इसको सॉल्व करने दो, फिर सारे सवालों के जवाब दूंगा। पूरी क्लास में ही शायद ये सवाल चलेगा 8:30 तक। बताओ भाई क्या आंसर आता है। 760,767.07। एक मिनट रुको, पॉइंट के बाद नहीं बताओ, 760,767 लिख देता हूं, डेसिमल्स पे नहीं जाता। 760 पॉइंट नहीं, इतना कम नहीं होगा, 2,40,000 सही होगा, यही होगा। सुनो जरा गौर से, जरा सुनो, गौर से सुनो। ऑर्डिनरी एनवीटी के केस में अगर 4 आर हैं और पावर 4 डालते हो और आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी का फॉर्मूला लगाते हो तो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आ जाते हो। अगर आपके पास देखो डायग्राम पे डायग्राम बैठाऊं तो ये टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर। ऑर्डिनरी एनवीटी के फॉर्मूले को लगाने में अगर आपके पास पहला आर 1 जनवरी 2019 को है तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर 4 क्यों डाली, क्योंकि 2,40,000 कितनी बार थे, 4 बार थे। वो चारों कहां आ गए, 1 जनवरी 2018 पर आ गए।
अच्छा, अब आपने तो स्पॉट क्या बनाया था 16। अच्छा, 1 मिलियन पहले से इधर पड़े हुए, तो 1 मिलियन जो पहले से पड़े हुए थे और ये जो नई अमाउंट आई है 1760767 बन जाएगी। इसको 16 पे लेकर आना है, कितने साल पीछे लेकर आना है? तो तुम लिखो 1760767 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, कितना आता है? सॉरी, नहीं 14 समथिंग आएगा, 1455179 1760767 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 इज इक्वल टू 1455179। ये मैंने क्या किया, जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट थी उनको कहां ले आया, ईयर 16 पर। अब हम इसको अपने पहले वाले मेथड से कंपेयर करते हैं। देखो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर पे लिख लो 1455179। हमारे हिसाब से 2016 की जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट थी उनकी 2016 की ये वैल्यू है। और अगर आप ऊपर आते हो, आपने जो पहले मेथड में 2016 को स्पॉट बनाया था, ये आपका आंसर आ रहा था, यहां पर आपने क्या किया था, 1 मिलियन 1 साल पीछे, 2,40,000 3 साल पीछे, फिर 4 साल पीछे अगली अमाउंट, फिर अगली अमाउंट 5 साल पीछे, फिर अगली अमाउंट 6 साल पीछे, अलग 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 डिस्काउंटिंग करी है ना। लेकिन आपने ये वाले जो अभी मेथड यूज किया, इसमें क्या किया कि आपने देखा 2,40,000 2,40,000 2,40,000 2,40,000 सेम अमाउंट है, उसको मैं आर 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 मान लेता हूं और मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाता हूं, उसके हिसाब से पी की वैल्यू पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आती है। अगर पहला आर 1 जनवरी 2019 को है तो 19, 20, 21, 22 वाली अमाउंट जो है वो 18 पर आ जाएंगी। 18 पर पहले से जो अमाउंट होगी वो उसमें ऐड कर दूंगा, टोटल अमाउंट बन जाएगी, उसको 2 साल डिस्काउंटिंग कर 16 पे ले आऊंगा। सेम वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, सही है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ हाँ सब कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट 2016 पे नहीं आएगा, एक दो उसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिलहाल ये समझे। अच्छा बात सुनो, जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। देखो यहां पर मैं, चलो यहां पर मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो कौन सा अप्लाई किया, ये किस चीज का फॉर्मूला, ऑर्डिनरी एनवीटी की, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का डायग्राम था। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू के डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ईयर 0 पर कुछ नहीं है, ईयर 0 से 1 एक टाइम पीरियड 1 पर आ रहे हैं, फिर 1 से 2 कुछ नहीं है 2 पर आ रहे हैं, फिर 2 से 3 कुछ नहीं है 3 पर आ रहे हैं। अब आते हैं हम एनवीटी ड्यू पर। अगर हम एनवीटी ड्यू की बात करते हैं, एनवीटी ड्यू का डायग्राम कैसा था, एनवीटी ड्यू का डायग्राम कैसा था, एनवीटी ड्यू के डायग्राम पे, एनवीटी ड्यू के डायग्राम में ईयर 0 पर आर था, फिर टाइम पीरियड, फिर ईयर 1 पर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर ईयर 2 पर आर, फिर टाइम पीरियड। और जब हम पी का फॉर्मूला लगाते थे, यानी कि इन तीनों को हम एक साथ इकट्ठा प्रेजेंट वैल्यू लेकर आते थे, तो हमारी वैल्यू कहां की आती थी, ईयर नंबर 0 की। गौर से एक बात सुनना, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू में पी की वैल्यू पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले होती है, लेकिन एनवीटी ड्यू में पी की वैल्यू पहले आर वाले दिन होती है। देखो वापस से बताता हूं, ऑर्डिनरी एनवीटी के केस में ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला जो फॉर्मूला होता है वो जब हम अप्लाई करते हैं तो पी 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 यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो आती है ना, वो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आती है। देखो आपके पास ईयर 1 पर, 2 पर, 3 पर आर था, जब आपने फॉर्मूला लगाया ये सारी वैल्यूज कहां आ गई, 0 पर।
लेकिन एनवीडी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले के केस में यार 0 पर आ रहे हैं, 0 से 1 टाइम पीरियड, 1 पर आ रहे हैं, 1 से 2 टाइम पीरियड, 2 पर आ रहे हैं, 2 से 3 टाइम पीरियड। जब आप पी की वैल्यू लगाते हो तो आप 0 पर आते हो, विच मीन्स कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू पहले आर वाले दिन आती है। आपकी प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पर आती है, आपका आर भी ईयर 0 पर होता। और यहां का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। ऐसा था। अब गौर से सुनो, क्या सर यहां पर हम एनएडीडीयू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे? सुनो जरा गौर से सुनो, ये जो 1 जनवरी 2019 है ना, इसको ईयर 0 मान लो, तो 0 पर आ रहे हैं। 2019 से 2020 एक टाइम पीरियड है। फिर ये 1 जनवरी 2020 ईयर नंबर 1 मान लो, इधर आ रहे। फिर 20 से 21 एक टाइम पीरियड 2 पर आ रहे। फिर 2 से 3 एक टाइम पीरियड 3 पर आ रहे। फिर 3 से 4 एक टाइम पीरियड। सर लेकिन यहां है ही नहीं 2023। भाई बना दो ना, मसला थोड़ी है। 2023 पे उसको कोई पैसे चाहिए थे? नहीं। उसको कोई पैसे डिपॉजिट करे थे? नहीं। तो क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम डायग्राम से डायग्राम को मैच करते हो तो अब क्या हो रहा है? आर टाइम पीरियड, आर टाइम पीरियड, आर टाइम पीरियड, आर टाइम पीरियड। अगर यहां पर मैं एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो पी पहले आर वाले दिन की वैल्यू आएगी, यानी कि कहां की वैल्यू आएगी? 1 जनवरी 2019 की वैल्यू आएगी। 1 जनवरी 2019 की वैल्यू आएगी, क्योंकि पहला आर का है 1 जनवरी 2019 पर है। हम लगाकर देखते हैं ये फॉर्मूला। देखो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -4 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। कितना आता है? बताओ ना भाई। 836,844 836,844। अब ये यार 836,844 जो वैल्यू आई है ना, वो आपकी आई है 1 जनवरी 19 वाले दिन की वैल्यू। पहला आर उस दिन की वैल्यू आती है एनवीटीडीयू के फॉर्मूले में। अच्छा, अगर 16 हमने स्पॉट बनाया है, अगर हमने 16 को स्पॉट बनाया है तो अब जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 16 पे लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो आपके पास 836,844 की वैल्यू है, ये कहां पड़ी हुई है? 2019 पर। 19 से 16 पे लेकर आना है। अरे तू वो बोला, आ गया तुझे? अच्छा, 836,844 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इसको 1 प्लस 10% पावर 3 से। और जो 1 मिलियन रुपए हैं, जो 1 मिलियन रुपए है वो यह नंबर 18 पर पड़े हुए, 16 पे लेकर आने के लिए 1 प्लस 10% पावर 2। 1 मिलियन 2018 पर पड़े हुए हैं, वो 16 पे लेकर आने के लिए 2 सालों की डिस्काउंटिंग। और 836,844 2019 पर पड़े हुए, वो उसको 16 पे लेकर आने के लिए 3 सालों की डिस्काउंटिंग। देखो सेम आंसर आता है, यानी कि 1455179 आ रहा है। सही है, समझ गए हो बात को? ये हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स 2016 पर आ गई। अच्छा, अब हमने जो ऊपर सवाल किया था ना, तो हमने ये सारी वैल्यूज को अलग 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 आगे लेकर गए थे। सुनो जरा गौर से, हमने जो ऊपर सवाल सॉल्व किया था
तो 2011 वाले आर को 5 साल आगे लेकर गए, 12 वाले आर को 4 साल आगे लेकर गए, 13 वाले आर को 3 साल आगे लेकर गए, 14 वाले आर को 2 साल आगे लेकर गए और 15 वाले आर को 1 साल आगे लेकर गए थे। ऐसा किया था ना हमने। जब हमने ऐसा किया था ना, सुनो जरा, यहां पर ये हमने ऐसा किया था तो हमारा आंसर 6.71561 आर आ रहा था। पहले वाले आर को 5 साल आगे, दूसरे वाले आर को 4 साल आगे, तीसरे वाले आर को 3 साल आगे, दूसरे वाले फिर 2 साल आगे और फिर 1 साल आगे, और यह आ रहा था आंसर, आ रहा था। यहां पर जब हम सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो अब हम वापस से देखो, सुनो, मैं यहां पर एनवीटी ड्यू वाला डायग्राम बनाता हूं। एनवीटी ड्यू वाले डायग्राम में क्या था, ईयर 0 पर आर टाइम पीरियड, 1 पर आर टाइम पीरियड, 2 पर आर टाइम पीरियड। पी की वैल्यू लगाते थे तो वो ईयर 0 पर सारे आर को लेकर आ जाती थी, यानी कि जहां पर पहला आर है उस दिन सबको लेकर आ जाती थी। और जब एस का फॉर्मूला लगाते थे तो सारी चीजें कहां आती थी, फ्यूचर वैल्यू। एनवीटी ड्यू का डायग्राम देखो, एनवीटी ड्यू का अगर डायग्राम देखोगे जिसमें ईयर 0 पर आ रहे, फिर 0 से 1 टाइम पीरियड 1 पर आ रहे, 1 से 2 टाइम पीरियड 2 पर आ रहे, 2 से 3 टाइम पीरियड 3 पर आ रहे और 3 से 4 टाइम पीरियड, इस तरह से कुछ चल रहा है। इसमें आप जब पी की वैल्यू ढूंढते हो तो पहले आर वाले दिन आती है, लेकिन जब एस की वैल्यू ढूंढते हो ना तो आखिरी वाले आर से 1 साल आगे की वैल्यू आती है। आखिरी वाला आर का है 3 पर, 2 पर है, वैल्यू कहां की आ रही है, 3 की। ऐसा ही है। और फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई। ये फॉर्मूला था एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। यहां पर सेम सिचुएशन है। अगर ये डायग्राम आप लोगों को याद होगा ना, ये डायग्राम हमने बनाया है अभी, ईयर 0 पर आर, 0 से 1 टाइम पीरियड 1 पर आर, 1 से 2 टाइम पीरियड 2 पर आर, 2 से 3 टाइम पीरियड, ठीक है ना। अगर पी निकाला है एनवीटी ड्यू के केस में, पी की वैल्यू पहले आर वाले दिन आती है, एस की वैल्यू पहले आखिरी आर से 1 टाइम पीरियड बाद आती है। तो यहां पर एस की वैल्यू जब निकालेंगे वो 1 टाइम पीरियड बाद आएगी, और अगर 1 टाइम पीरियड बाद आएगी तो अब यहां पर आओ जरा, हमारे डायग्राम में आर टाइम पीरियड, 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 और यहां पे लाना है सबको। क्या पहले आखिरी आर से 1 टाइम पीरियड पहले लेकर जाना, क्या आखिरी आर से 2015 पर जो आ रहा है 1 टाइम पीरियड आगे जाना है, आखिरी आर से 1 टाइम पीरियड आगे जाना है, ऐसा ही है ना। कितने आर है, 5। देखो आप क्या करो, S इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10%। सॉल्व करो। सिक्स 6.716 या 56 आर, ये आ रहा है 6.7156 आर आ रहा है। हमने जब अलग अलग किया था तो भी सेम आंसर आ रहा था। अगर आप ऊपर यहां पर वर्किंग देखते हो ना, ये देखो, बात समझ रहे हो। तो जो एनवीटी के फॉर्मूले है ना, उससे आपका टाइम बचता है। यहां पर 5 वर्किंग जो करनी पड़ी थी वो वहां पर एक सिंगल वर्किंग में होगी। सही है, काम ये वही करता है। यहां पर ये इंडिविजुअली पहले आर को अलग आगे लेकर आ रहा है, दूसरे आर को अलग आगे लेकर आ रहा है, इस तरह से 5 बार काम कर रहा है। यही काम एनवीटी ड्यू के फॉर्मूले से भी हो रहा है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एनवीटी ड्यू का जब फॉर्मूला यूज करोगे ना तो ये डायग्राम कैसा होगा। और इस डायग्राम में 2 बातें याद रखना। नंबर 1, पी, पी कहां होता है, पहले आर
वाले दिन। और एस कहां होता है? आखिरी आर से एक एक टाइम पीरियड बाद, या अगले साल टाइम पीरियड बाद। किस केस में ऐसा होता है? एनवीटी ड्यू के केस में। अच्छा, 2,40,000 वाली अमाउंट थी, वो मैंने आपको ऑर्डिनरी एनवीटी से भी 16 पर लाकर बताई और एनवीटी ड्यू से भी 16 पर लाकर बताई, है ना? ये याद रहेगा, एनवीटी ड्यू के केस में पी की वैल्यू पहले आर वाले दिन होती है और एस की वैल्यू आखिरी आर से एक टाइम पीरियड बाद होती है। अब एक और बात सुनो, देखो ऑर्डिनरी एनवीटी का डायग्राम बताओ। ऑर्डिनरी एनवीटी का क्या डायग्राम है? टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर, ऑर्डिनरी एनवीटी। ये पी है, ये एस है, ये पी है और ये एस है। पी कहां पर होता है? पी पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले, और एस कहां होता है? आखिरी आर वाले दिन। पी जो होता है वो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले होता है, इसीलिए जब हमने ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला 2,40,000 पे लगाया था ना, तो 19, 20, 21, 22 वाले 240 जो हैं वो 18 पर आ गए थे, है ना? एक टाइम पीरियड पहले आ गए थे। और जब हमने एनवीटी ड्यू लगाई थी ना, एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू, तो 19, 20, 21, 22 वाले 240 कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? 19 पर आए थे, 19 पर, है ना? अब देखो यहां पर ये बात देखो, यह नंबर 0 या नंबर 1, 2, 3 में अगर ईयर 1 पर आ रहे हो, ईयर 2 पर आ रहे हो और ईयर 3 पर आ रहे हो, तो एस कहाँ आएगा? यानी कि आखिरी आर वाले दिन। कौन सी एनवीटी है ये? ऑर्डिनरी एनवीटी है। अगर मैं अपने सवाल पर दोबारा वापस जाता हूं, मेरे सवाल में क्या है? 1 जनवरी 2011 वाले दिन क्या चीज है? और 1 जनवरी 2012 वाले दिन क्या चीज है? फिर 13 पर आ रहे, चलो यहां पर इसको लिख देते हैं ना। देखो मेरे सवाल में 1 जनवरी 2011 वाले दिन आर है, 1 जनवरी 2012 वाले दिन आर है, 1 जनवरी 2013 वाले दिन आर है, 1 जनवरी 2014 वाले दिन आर है, 1 जनवरी 2015 वाले दिन आर है, और मुझे इन सबको 1 जनवरी 2016 पे लेकर आना है। अब जरा गौर से एनवीटी ड्यू की पहले रिवीजन करते हैं। एनवीटी ड्यू क्या कहता था? एनवीटी ड्यू ये कहता था कि अगर ईयर 0 पर आ रहे हो, ईयर 1 पर आ रहे हो, ईयर 2 पर आ रहे हो, और अगर आपको इन सबको 3 पे लेकर आना है, तो आप एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ईयर 0, ईयर 1 और ईयर 2 वाली चीज़ें ईयर 3 पर आ जाएंगी, यानी कि आखिरी आर से एक टाइम पीरियड बाद आ जाएंगी। और हमने फिर इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 6.7156 आर आ रहा है, जो कि पिछले आंसर से मैच कर रहा है। ऑर्डिनरी एनवीटी ने क्या कहा? ऑर्डिनरी एनवीटी ने कहा कि पहले टाइम पीरियड, फिर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर आर। और अगर आप ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप आखिरी आर वाले दिन आओगे। मैं अभी स्पॉट 2016 को बनाकर चल रहा हूं। अगर मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना चाहूं तो क्या लगा सकता हूं? उस फॉर्मूले को लगाने के लिए ईयर 0 पर कोई आर नहीं होता। डायग्राम देखो, 0 से 1 टाइम पीरियड, फिर 1 पर आर, फिर 1 से 2 टाइम पीरियड, फिर 2 पर आर, यानी कि पहला वाला जो स्लॉट होता है वो खाली होता है।
लग सकता है। हाँ, इससे पहले 1 साल होगा ना, 1 जनवरी 2010 बिल्कुल होगा, और उस दिन मैंने कुछ जमा भी नहीं किया होगा, तो लग सकता है फॉर्मूला। हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये टाइम पीरियड आ गया, और टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड, और क्या ऐसा ही डायग्राम बन गया जैसा ये ऊपर है। लेकिन जब हम यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 2015 पे। एस की वैल्यू आखिरी आर वाले दिन आती है, लेकिन हमारा स्पॉट क्या था, तो क्या करेंगे, 1 साल की कंपाउंडिंग, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। इस फॉर्मूले के हिसाब से r मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10%, ये कितना आता है बताओ। हाँ, 15 पे आएंगे हम। बताओ 15 की क्या वैल्यू बनती है। 6.1055 आर, 51 आर। लेकिन हमें कहाँ पहुंचना था, हमें 16 पे पहुंच रहा था। तो अब मैं 6.1051 आर को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 प्लस 10% की पावर 1 से, कितना आता है, पावर 1 ना, क्योंकि 15 से 6.7156 आर। समझे कुछ। अभी भेजेंगे। हाँ भाई, कोई मसला, कोई मसला है किसी को। हाँ बोलो। कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है, सुनो जरा, एक सवाल आया है। देखो अगर हम 2016 को स्पॉट बनाते हैं तो हमारे सवाल के हिसाब से 2016 स्पॉट 2017 पे कुछ भी नहीं था, 2018 पर क्या चाहिए था, 1 मिलियन की जरूरत थी, 2019 पर 2,40,000, 20 पर 2,40,000, 21 पर 2,40,000, 22 पर 2,40,000। यार बातें ना करो प्लीज। देखो एक सवाल आया है कि सर ये जो 1 मिलियन की जरूरत है ना, इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ भी। 1 मिलियन ऐसे ही है जैसे 240 और 760। 1 मिलियन 240 और 760 के बराबर ही है ना। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, सुनो जरा गौर से। टाइम पीरियड आर, 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 और यहां पे पी लिख देता हूं, और मैं ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाता हूं विद पावर 4 या 5। तो क्या होगा कि ये 240 240 240 240 240 कहां आ जाएंगे यार, ऑर्डिनरी यूनिटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले 8 से एक टाइम पीरियड पहले आएंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, पहला काम करता हूं 2,40,000, वो भी करते, चलो पहले इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10%, क्या आया आंसर,
909789। ये क्या है? ये 2018, 19, 20, 21, 22 वाले 240 की 2017 की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन हमारा स्पॉट क्या था? 16। तो 16 पे लेकर आने के लिए क्या करेंगे? 909789 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। और वो जो 1 मिलियन थे जिसके दो हिस्से किए थे, 760,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। पावर 2 क्यों? वो 18 वाले को 16 पे लेकर आए। देखो क्या आता है, 145517। वही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है ना? अरे यार 1 रुपया आगे पीछे होगा ना भाई। 1 मिलियन थे ना 2018 पर, उसके दो हिस्से किए, 240 और 760। अब 18 पे 760 है, उसको 16 पे लेकर अलग से आए और 240 240 240 240 5 बना दिए 4 के बजाय, लेकर 16 बार आना था ना। ठीक है, अब बताओ कोई मसला? क्या बेटा, वो 17 पर पहुंचा है ना, वो 17 पर पहुंचा है ना, 17 से 16 पर पहुंचाना है ना, 17 से 16 पर पहुंचाना है। देखो, एक सवाल को सॉल्व करने के मुख्तलिफ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक सवाल को सॉल्व करने के मुख्तलिफ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक ही सवाल में 100 तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और वो सही आंसर ही देगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था, इस तरह से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और अगले सवालों में हम इसी तरह के और तरीके भी देखेंगे। ऊपर करूं और ऊपर पीडीएफ अभी भेज देता हूं। चलो, मैं इसकी पीडीएफ भेज रहा हूं, मगरिब की नमाज का ब्रेक देता हूं। ठीक है, आप लोग 10 से 15 मिनट में आ जाओ और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं।